नाट्यशास्त्र का लोकनाट्य परंपराओं से गहरा अंतर्संवाद रहा है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में अनेक कोटियां जो लोक में प्रचलित परंपराएं थीं रंगमंच की, उनके आधार पर परिकल्पित की हैं, निर्मित की हैं। वृत्तियों और प्रवृत्तियों की अवधारणा यदि हम देखें और वृत्तियों के विवेचन में कहीं न कहीं लीला तत्व आ जाता है, जिसकी ओर अभिनवगुप्त संकेत करते हैं। भगवान विष्णु ने जो लीलाएं की मधुर केटभ के संहार के समय, उनसे वृत्तियां बनी। यह नाट्यशास्त्र में 20वें अध्याय में भरत मुनि बताते हैं। और अभिनवगुप्त जो उनके व्याख्याकार हैं, वह तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किस प्रकार से लीला भाव से आविष्ट होकर के विष्णु मधु और कैटभ इन दो असुरों का संहार करते हैं। ब्रह्मा उस समय उपस्थित हैं। प्रवृत्तियों की जो अवधारणा है भरत मुनि में, जो लोगों की प्रवृत्तियां हैं, लोक में जो प्रवृत्तियां हैं, उनसे प्रवृत्तियों की अवधारणा ली गई है। तो भरत मुनि तो स्पष्ट कहते हैं कि लोक, वेद और अध्यात्म, ये तीन हमारे शास्त्र के प्रमाण हैं। तो लोक पहला प्रमाण है। लोक जब तक है तभी तक शास्त्र हैं। लोक के आधार पर ही ये कोटियां परिकल्पित होती हैं। तो लोक से और लोक जीवन से और लोक में प्रचलित जो नाट्य हैं, उनसे बहुत कुछ लेकर के संस्कृत के नाटककार भी नाटक लिखते हैं। और भरत मुनि जो अपने कोटियां, परिभाषाएं, सिद्धांत निर्मित करते हैं, उन पर भी सीधे सीधे लोकनाट्य, लोक परंपराएं, लोक जीवन, उनका प्रभाव, उनकी संक्रांति इसमें आती है। मार्गी और देशीय दो परंपराएं निरंतर प्रचलित रही। मार्ग या मार्गी, उसको आज की भाषा में अभिजात परंपरा भी कह सकते हैं, परिष्कृत परंपरा भी कह सकते हैं। लोक जीवन से जो तत्व लिए गए हैं, अभिप्राय लिए गए हैं, उनको परिष्कृत करके दात और भव्य स्वरूप दिया जाता है। भरत मुनि का रंगमंच, उनके नाट्य सिद्धांत इसी प्रकार से निर्मित किए गए। और देशी जो लोक में सहज प्रचलित परंपराएं हैं, उसके प्रवाह में जो परंपराएं स्वतः प्रचलित हैं, पूरी हमारी शास्त्र परंपरा में मार्गी और देशी दोनों गलबाही करती हुई चलती हैं। दोनों एक साथ साथ चलती हैं और दोनों एक दूसरे से संगम करती हैं। इस प्रकार का कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन जिसको कहते हैं, विभाजन जिसको कहते हैं, वह नहीं हमारी परंपरा में रहा है। दूसरी ओर लोकनाट्य आदिकाल से, सृष्टि के प्रारंभ से किसी न किसी रूप में लोकनाट्य तो प्रचलित रहा ही है। रंगमंच तो सृष्टि के आरंभ के साथ ही, मनुष्य जाति के धरती पर अवतरण के साथ ही आरंभ हो जाता है। तो जो कुछ आरंभ होता है वह लोकनाट्य ही होता है। जो लोकनाट्य के कई कई रूप विकसित हो रहे हैं भारत में आदिकाल से, अनादिकाल से, उनकी जानकारी भरत मुनि को है और संस्कृत के नाटककारों को भी उनकी जानकारी है। आगे चल कर के भरत मुनि के पश्चात इन लोक नाट्यों को उपरूपक नाम से परिभाषित किया गया। उपरूपक इस नाम का प्रयोग, इस संज्ञा का प्रयोग नाट्यशास्त्र में नहीं आता। अमृतानंद योगी जो अलंकार संग्रह नामक ग्रंथ के लेखक हैं, परवर्ती आचार्य हैं, उन्होंने उपरूपक इस शब्द का प्रयोग किया है। और ये सारे जो उपरूपक हैं, लगभग 40 या उससे अधिक इनकी संख्या होती है, ये सारे के सारे लोकनाट्य हैं। और आचार्य परंपरा पूरी, भरत पूर्व की आचार्य परंपरा, भरत मुनि स्वयं और भरत के बाद की आचार्य परंपरा इन लोकनाट्यों के प्रति जागरूक है और उनको परिभाषित करती है, उनसे अभिप्राय ग्रहण करती है और उनका संकलन भी करती है, शास्त्रीकरण भी करती है। सारे के सारे उपरूपक लोकनाट्यों से ही जुड़े हुए हैं, लोकनाट्यों के ही प्रकार हैं। इन रूपकों में एक हल्लीसक है। हल्लीसक का सबसे प्राचीन उल्लेख बालचरित नाटक जो भास का है, उसमें मिलता है। कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि अब हम हल्लीसक करेंगे। हल्लीसक एक मंडलाकार नृत्य है। इसको आचार्य परंपरा, जो भरत मुनि के पश्चात के बड़े बड़े आचार्य हैं, उनमें से अनेकों ने हल्लीसक का स्वरूप बताया है। तो ये रासलीला के समान नाट्य हुआ करता था। आगे चल करके रासक, रासक
जिसको कहा गया है वह भी उपरूपक में परिभाषित किया गया। दंड रासक उसको कहा गया, तो डांडिया रास। तो पंचरात्रम और बालचरितम ये जो भास के दो रूपक हैं, इनमें आभिर जाति के लोकनृत्य हल्लीसक का उल्लेख भास ने किया है। और गोप गोपियां हल्लीसक करते हुए रंगमंच पर भास प्रस्तुत करते हैं। और भी अनेक नाटककार शास्त्रकार हैं जो हल्लीसक का उल्लेख करते हैं। अनेक अभिप्राय इस प्रकार से और लोक रूपों के लोक नाट्यों के प्रकार शास्त्र परंपरा में और संस्कृत नाटक की परंपरा में समाहित होते चले जाते हैं। अभिनव गुप्त ने नृत्य रूपकों के रूप में अनेक लोक नाट्यों का उल्लेख किया है। और अभिनव भारती में नाट्यशास्त्र के चौथे अध्याय तांडव लक्षणाध्याय की टीका में उन्होंने डोम्बिका, जिसमें सुकुमार नृत्य किया जाता है नर्तकी के द्वारा, और राजा के प्रति अनुराग, जो राजा देख रहे हैं उसके प्रति अनुराग, और जो कथा है उसमें जो प्रेम कथा है वो भी चलती है। तो दो स्तरों पर चलता है। भाणक है जिसमें कि दशावतार का वर्णन होता है नृत्य के द्वारा। भाणिका है जिसमें कि उद्धत नृत्य के साथ सुकुमार नृत्य मिलाया जाता है। और प्रस्थान है जिसमें कि पशुओं की चेष्टाएं नृत्य में प्रस्तुत की जाती हैं। शिद्गक है, नायिका अपनी सखी के सामने अपने पति की शिकायतें करती है, यह एक प्रकार है। और प्रेरण है, हास्य प्रधान संवाद जिसमें है, पहेलियां जैसी हैं। हल्लीसक है, मंडलाकार सामूहिक नृत्य है। इस प्रकार के इतने जो नृत्य रूपक जिनको कहा गया है, उनका तो अभिनव गुप्त ने उल्लेख किया है। धनंजय ने 10वीं शताब्दी में और भी इस प्रकार के रूपकों का उल्लेख किया है। इनकी संख्या फिर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। शास्त्र परंपरा लोक के पास बार बार पहुंचती है। और इनमें द्विपदी है, रासक है, स्कंधक है, लास्य है, चलित है, शम्या है। ये आचार्यों ने, भामह और दंडी ने 6ठी शताब्दी में इनके नाम दिए हैं। और लोकनाट्य के तत्व इनमें मिलते हैं। संपूर्ण नाटक इनमें नहीं हुआ करता, नृत्य की प्रधानता रहती है और कहीं संवाद कम होते हैं। सब प्रकार के अभिनय आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य नहीं रहेंगे, यह कहा गया है। ये लोकनाट्य निरंतर विकसित भी होते रहे। और संस्कृत के साहित्य पर इनका गहरा असर यदि देखना हो तो जयदेव की जो अमर कृति है गीत गोविंद, वह अपने आप में लोकनाट्य का जो प्रकार है उससे ही उसकी पूरी संरचना आई है। अभिनव गुप्त इसको राग काव्य कहते हैं। यदि विविध रागों में कई गीत गाकर के नृत्य के साथ प्रस्तुत किया जाए तो राग काव्य नामक उपरूपक होता है। ये उपरूपक का प्रकार है। इसको हम कविता का प्रकार मान लेते हैं जयदेव का जो गीत गोविंद है, पर ये एक उपरूपक का प्रकार है। और जो लोकनाट्य रहे होंगे जिनमें कि गीत और नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं, उनसे इसकी पूरी परिकल्पना आई है। 11वीं शताब्दी में जयदेव जो लिखते हैं, ये इससे पूरा एक क्रांति हो जाती है संस्कृत साहित्य में। ये राग काव्य की जो विधा है यह वास्तव में लोकनाट्य की विधा मूलतः है। और आचार्य परंपरा इसको संस्कृत की फिर राग काव्य के रूप में परिभाषित करती है। और एक महान कवि संस्कृत के जो गीत गोविंद लिखते हैं, आगे चल करके तो फिर ये इस प्रकार की जो विधाएं हैं जो 14वीं 15वीं शताब्दी के बाद बहुत संपन्न रूप में विकसित होती हैं। असम में अंकिया नाट है, बिहार में इस प्रकार के लोकनाट्य हैं, दक्षिण में भागवत नाटक है, यक्षगान है, कथकली है, कृष्णाट्टम है, बंगाल की यात्रा है, हरि कीर्तन है। इन सब का प्रेरणा स्रोत गीत गोविंद रहा है। और समानांतर इस प्रकार से परंपराएं, जो क्लासिकी परंपरा है संस्कृत नाटक की और लोकनाट्यों की जो परंपरा है, इनमें सहकारिता और आदान प्रदान निरंतर चलता रहा है। जब तक यह आदान प्रदान चलता रहा है तो यह अभ्युदय का काल रहा है संस्कृत रंगमंच का, हमारी नाट्य परंपराओं का। और 12वीं शताब्दी के बाद पूरे संस्कृत नाटक में एक बड़ा जो परिवर्तन आता है कि लोक भाषाएं उसमें आ जाती हैं।
अपभ्रंश मिश्रित संस्कृत के साथ मैथिली, बंगाली आदि में कीर्तनिया शैली में गीत जोड़े जाते हैं और इस प्रकार के नाटकों की बड़ी लंबी परंपरा लगभग 1000 वर्ष तक फलती फूलती रही। और संस्कृत नाटक लिखे जा रहे हैं, विद्यापति ठाकुर लिख रहे हैं, महान कवि हैं, उमापति उपाध्याय हैं, ये मिथिला के बड़े कवि हैं, पारिजात हरण उमापति उपाध्याय लिख रहे हैं। और ये संस्कृत नाटक की ही एक परंपरा है जो कि लोकनाट्य से सीधे जुड़ करके और संगम हो जाता है गंगा और यमुना की तरह। तो कितनी धारा उसमें गंगा की, कितनी धारा यमुना की, ये पता नहीं चलता है। लोक भाषा के गीत आ जाते हैं, संवाद गद्य में संस्कृत के आ जाते हैं, सूत्रधार का रंगमंच ये विकसित होता है कि सूत्रधार निरंतर रंगमंच पर हस्तक्षेप करता चलता है। ये पूरी परंपरा लोकनाट्य की परंपरा जो है यह संस्कृत नाटक में आ जाती है। विशेष जो अभिप्राय जो भरत मुनि ने बताए हैं वो मार्गी और देशी दोनों परंपराओं में बने रहे। उनमें से पूर्व रंग एक अभिप्राय है। दूसरा प्रस्तावना। पूर्व रंग एक अनुष्ठान है, अभिनयात्मक अनुष्ठान है, जो कि रंगमंच की भाषा में नाटक के आरंभ करने के पहले कुछ अनुष्ठान जैसा हम करते हैं, नाटकीय ढंग से करते हैं। तो यह नाट्यशास्त्र की परंपरा में बताया गया। नाट्यशास्त्र में 5वें अध्याय में पूर्व रंग के 19 अंग उन्होंने बताए, जिनमें कि 9 अंग चवनिका के पर्दे के पीछे किए जाएंगे, शेष 10 अंग रंगमंच पर सामने आकर के दर्शकों के किए जाएंगे। तो इसमें प्रत्याहार, अवतरण, आश्रावणा, वक्रपाणी इत्यादि ये जो अंग हैं, इन सब में नाटक आरंभ कैसे किया जा रहा है उसको एक आनुष्ठानिक रूप दिया जा रहा है। गायक वादक आकर के बैठ रहे हैं, साज अपने वाद्य मिला रहे हैं और फिर थोड़ी सी देव पूजा की जा रही है, देवताओं के लिए स्तुति की जा रही है, कुछ थोड़ा सा नृत्य किया जा रहा है, नाटक की झलक देते हुए कुछ संवाद बोले जा रहे हैं। तो नाटक की पीठिका बनाने के लिए एक आनुष्ठानिक स्वरूप 19 प्रकार की छोटे छोटे उसमें प्रसंग प्रस्तुत किए जाते हैं। वो पूर्व रंग होता है। उसको विधि विधान से करें तो कई घंटे लग सकते हैं, संक्षेप में भी कर सकते हैं, और भी संक्षेप करना हो तो सारे अंग न करके केवल नांदी तो करना ही चाहिए। जो आशीर्वचन संयुक्त और शुभकामना जिसमें प्रेक्षकों के लिए प्रस्तुत की जाती है, देवताओं को जिससे प्रीति हो, ऐसी नांदी अवश्य की जाए, ऐसा शास्त्र परंपरा भरत मुनि से लगा करके और बात तक की बताती है। तो ये जो पूर्व रंग की विधियां हैं, यह हमारी जो मार्गी परंपरा है संस्कृत नाटक की उसमें चली आई है। पूरी जो देशी परंपरा है, कदाचित कोई भी ऐसा लोकनाट्य का प्रकार भारत में नहीं है जिसमें कि ये पूर्व रंग के अनुष्ठान किसी न किसी रूप में न होते हों। और कश्मीर में भाण पथेर, भाण भी उसको कहा गया, असम में अंकिया नाट और लाई हरौबा, बारे छहरिया भावना, मणिपुर में रास, उत्तर भारत में रामलीला, रासलीला, स्वांग और नौटंकी, मध्य भारत में माच, राजस्थान में ख्याल, गुजरात में भवाई, आंध्र प्रदेश में हरिकथा, यक्षगान, कुचिपुड़ी, केरल में तमिलनाडु कृष्णाट्टम, रामाट्टम, कथकली, वीथी नाट्यम, भागवत मेला, यक्षगान, कुडियाट्टम, तेरुकुट्टू, थय्यम, ये सब जो लोकनाट्य के प्रकार हैं, क्षेत्रीय रूपक हैं, अलग अलग हमारे देश के विभिन्न भागों में प्रचलित नाट्य हैं, इनमें पूर्व रंग का अभिप्राय कहीं न कहीं से आता है। लीला के अभिप्राय इनमें आते हैं और लीला एक नाट्य के प्रकार के रूप में भरत मुनि ने बताया है। यह सामान्य अभिनय के अंतर्गत वाक्याभिनय में लीला उन्होंने बताई है और शास्त्रों में लीला का स्वरूप बताया गया है। ब्रह्मसूत्र जो बादरायण का है उसमें लीला का उल्लेख आता है, लीला की अवधारणा बताई गई है। वहाँ आशा यह प्रतीत होता है कि लोक में भी नृत्य आदि के लिए निष्प्रयोजन अनुकृति की जाती है। नृत्य आदि के द्वारा नट जिस प्रकार से स्वतः उसके भीतर जो आनंद उच्छलित होता है उसकी अनुकृति वह करता है, उसे फिर से रचता है लोगों के सामने। इसी तरह से जो परम तत्व है वह
आनंद के लिए इस संसार को रचता है। उपनिषद भी यही कहते हैं। तो यही लीला तत्व है। और ये लीला तत्व जिस तरह से वेदांत में आया, शंकराचार्य इसके भाष्य में कहते हैं, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, यह ब्रह्मसूत्र का सूत्र है दूसरे पाद में। और शंकराचार्य कहते हैं कि जिस तरह से किसी पुरुष पुरुष की ऐष्णा पूरी हो चुकी है, वह किसी अतिरिक्त प्रयोजन के बिना क्रीड़ा विहार आदि में लीला मात्र के लिए व्यापार करता है अपने जीवन में, उसी प्रकार से उच्छ्वास और निश्वास किसी बाहरी प्रयोजन के बिना स्वभावतः लीलारूप प्रवृत्ति सृष्टि क्रिया में परम तत्व की होती है। लोक की लीला में तो खोजने पर कोई प्रयोजन मिल भी सकता है कि नट जो लीला कर रहा है उसमें कुछ उसका किंचित स्वार्थ हो सकता है कि लोग प्रसन्न होंगे तो मुझे कुछ इससे पुरस्कार प्राप्त होगा। पर यह जो परम तत्व की लीला है यह निष्प्रयोजन निरपेक्ष भाव से हो सकती है, ऐसा वे ब्रह्मसूत्र में कहते हैं। तो यह लीला तत्व है और इसमें लीन करने की क्षमता हो, लय करने की क्षमता हो, वह लीला है। और इसको क्रीड़ा का पर्याय भी माना गया है। तो यह क्रीड़ा की जो अवधारणा है, कलात्मक अवधारणा है, सौंदर्य बोध से जुड़ी हुई जो अवधारणा है, यह भी नाट्यशास्त्र में बार बार बताई गई। संपूर्ण नाट्य ही क्रीड़ा है। देवता भरत मुनि बताते हैं कि ब्रह्मा के पास जाकर के कहते हैं कि हमको एक क्रीडनीयक चाहिए, हमको कुछ एक खेलने के लिए ऐसा एक साधन चाहिए। तुम्हें खेलने के लिए साधन चाहिए, ऐसा क्रीडनीयकम इच्छामो, यह जो कहते हैं, तो इस दृष्टि से नहीं कहते हैं कि आज के जो क्रीड़ाएं हैं फुटबॉल क्रिकेट आदि, उस तरह का कोई साधन चाहिए जिसमें कि अपने संपूर्ण आनंद की निष्प्रयोजन अभिव्यक्ति मनुष्य कर सके। एक ऐसा माध्यम, ऐसा मीडियम हमको चाहिए। ऐसा देवता वहां आकर के ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं। तब ब्रह्मा पंचम वेद के रूप में नाट्य की सृष्टि करते हैं। तो ये जो लीला का क्रीड़ा का तत्व है, यह नाट्य की सृष्टि में आरंभ से ही गुथा हुआ है। और यह फिर चाहे वह मार्गी परंपरा हो, अभिजात परंपरा जिसको आधुनिक भाषा में हम कहें, चाहे लोक नाट्यों की परंपरा हो, इसमें यह लीला तत्व आता है। और इससे संपूर्ण हमारी जो कला सृष्टि नाट्य की है वह आभासित होती है। आगे चल कर के नाट्य से कितना यह लीला की अवधारणा, जो दार्शनिक अवधारणा है, यह जुड़ी हुई है, ये हम देखते हैं कि ब्रह्मसूत्र में प्रथम पाद में ही अन्यथा भास के लिए नट का उदाहरण वे देते हैं। जगत अन्य रूप में किस तरह से आभासित होता है, जो परम तत्व है वह अन्य रूप में किस तरह से आभासित होता है। जिस तरह से नट जो कुछ रचता है वह रंगमंच पर वह अन्य रूप में आभासित होने लगता है। तो लीलया व्यामोहनार्थम अन्यथा भासये नटवत, ऐसा सूत्रकार कहते हैं कि लीला के द्वारा जिस तरह से जैसे हम हैं उसके अलावा अन्य रूप में हम दिखने लगते हैं, तो उसी तरह से यह जगत जैसा है वैसा अन्य रूप में दिखने लगता है। तो यह जो लीला है निर्गुण को सगुण और अशरीर को शरीरी बना देती है, ऐसा इसमें कहा गया। तो यह लीला की जो व्याख्या पूरी हमारी दार्शनिक दार्शनिक चेतना करती है। और उपनिषदों में जिस तरह से उसकी लीला तत्व की अवधारणा, उसकी व्याख्या की जाती है, वह पूरी नाट्यशास्त्र की परंपरा में एक सौंदर्य का संसार किस तरह से लीला के द्वारा रचा जाता है, इसकी व्याख्या भरत मुनि कहते हैं। सामान्य अभिनय के अंतर्गत 22वें अध्याय में लीला का विवेचन भरत मुनि ने किया है। और शास्त्र परंपरा में इसको हाव का प्रकार मान लिया है, जबकि नाट्यशास्त्र में भाव, हाव और हिला ये यौवन में शरीरज अलंकार हैं। और लीला जो है यौवन के ही 10 स्वभावज अलंकारों में से एक माना गया है। लीला का विवेचन यहाँ किया गया है, जिसमें कि चाहे नाट्यशास्त्र हो चाहे वेदांत के ग्रंथ हो, आनंद मूलकता, स्वतः प्रयोज्यता, अनुकरणात्मकता, तादात्म्यापत्ति और तल्लीनता और स्वयं की अन्यथा परिणति, ये उसके तत्व हैं। वागा वागंगालंकारै शिष्टैः प्रीति प्रयोजितैः मधुरैः इष्टस्यानुकृतिर्लीला ज्ञेया प्रयोगज्ञैः, ये 22वें अध्याय में भरत मुनि नाट्यशास्त्र में लीला का लक्षण करते हैं। तो यह इष्ट की अनुकृति कोई नर्तकी या नर्तक करता है, मेरे प्रिय किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से करते हैं, उस व्यवहार करते हैं,
और प्रेम से भरकर के मधुर शिष्ट भाव से प्रिय की अनुकृति की जाए तो लीला नामक यह स्वभावज अलंकार है रंगमंच में, यह होता है। और अलंकार वह होता है जो कि समग्र बना देता है, सौंदर्य संपूर्ण निर्मित कर देता है। तो यह सौकुमार्य इसकी विशेषता है। तो यह लीला तत्व दार्शनिक रूप में जो आता है, और उससे फिर लीला नाट्य हमारे निर्मित भी होते हैं, प्रतिफलित होते हैं। तो एक तरफ शास्त्र में अवधारणा है, दार्शनिक अवधारणा है, चाहे भरतमुनि का नाट्यशास्त्र हो या दर्शन के ग्रंथ हो, और एक तरफ पूरी लोकनाट्य की परंपरा है जिसमें कि रामलीला हो, रासलीला हो, दंड रासक जिसको दांडिया रास कहते हैं, उसमें यह लोक में चली आ रही है। तो शास्त्र लोक में आता है, दर्शन जो चिंतन है वह लोक में आता है, और लोक फिर मार्गी परंपरा के पास जाता है। ये दोनों की धाराएं एक दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं। और आख्यान तत्व इस प्रकार से एक रंगमंच आख्यान का रंगमंच रहा है, और यह तो सीधे सीधे लोकनाट्य से ही जुड़ करके विकसित होता है। तो जितने हमारे इतिहास काव्य हैं, ये आख्यान के रूप में लोक में कहे जाते रहे मूलतः, और इनसे फिर समृद्ध महाकाव्य हमारे आए। रामायण महाकाव्य है, आर्ष काव्य है, या महाभारत है, महाभारत की अनेक कथाएं हैं। तो इस पर तो मैं अनेकत्र चर्चा करता रहा हूँ। और इस प्रकार से ये जो आख्यान का तत्व है वह सूत्रधार का रंगमंच विकसित करता है लोकनाट्यों में, और प्रेक्षकों से सीधे संवाद की शैली उसमें आती है। सूत्रधार उपस्थित होकर के एक कड़ी बीच में बन जाता है दर्शकों के और जो नाट्य का संसार है उसके बीच में, और वह दर्शकों से कहता है कि अब आप ये लीला में देखिए कि कृष्ण गोपियों के साथ क्या कर रहे हैं। तो यह एक जो लीला भाव में आविष्ट होकर के रचा गया संसार है, और एक जो हमारा संसार है, दोनों को आमने सामने करते हुए सूत्रधार कभी उसमें और कभी हमारे संसार में प्रवेश करता है। लोकनाट्यों में, अधिकांश लोकनाट्यों में यह होता है। और सूत्रधार का जो वर्णन है, तो एक नरेशन का रंगमंच, जो वर्णनात्मक रंगमंच आता है लोकनाट्यों में, उसकी पूरी परंपरा यहाँ जो आख्यान की परंपरा है, प्राचीन काल से जो चली आ रही है, जो वैदिक काल से चली आ रही है। और नाट्यशास्त्र में फिर आख्यान का एक तत्व हमारे नाट्य में किस प्रकार से आता है, इसका विवेचन किया गया। और उपरूपकों का उल्लेख भरत मुनि ने यद्यपि नाम लेकर के नहीं किया है, लेकिन दो प्रकार उन्होंने कम से कम नाट्यशास्त्र में ऐसे बताए हैं जो आगे चल करके उपरूपक के रूप में परिभाषित हैं। लोकनाट्य जिसको कि कहा गया है, उसी को उपरूपक यदि कहते हैं। तो नाटिका और शिल्पक, इन दो का उल्लेख भरत मुनि ने किया है। नाटिका को तो उन्होंने विशद रूप में परिभाषित भी किया है कि इसमें गीत, नृत्य और संगीत की प्रधानता रहती है, स्त्री पात्रों की प्रधानता रहती है, सुकुमार यह होती है। जो लीला नाट्य है उनसे भी नाटिका बहुत मिलता जुलता है, लेकिन यह प्रेम की कथा पर आधारित छोटा सा जो नाटक है, वही नाटिका बन जाता है यदि उसमें युद्ध के प्रसंग नहीं रहें, संपूर्ण सारे रस उस प्रकार से न रहें, श्रृंगार यदि अधिक हो जाए, तो यह लीला तत्व उसमें आ जाता है। और शिल्पक दूसरा उपरूपक है जिसका भरत मुनि उल्लेख करते हैं। तो भरत मुनि कहते हैं कि मेरे ये जो 100 पुत्र थे जिनको मैंने कि नाट्यशास्त्र सिखाया, पढ़ाया, उसका प्रयोग बताया, ये थोड़ा सा विचलन करते हुए कुछ अलग प्रकार से हम करेंगे ऐसा सोचते हुए ग्राम्य धर्म मूलक विडंबन शैली के रूपक करने लग गए, जिनमें वो हिमालय पर रहने वाले मुनियों का ही विडंबन किया गया था। उनकी अनुकृति हास्य के लिए की गई थी। अनुकृति की जाए तो उससे उदात्त रंगमंच भी बनता है। अनुकृति यदि नकल के रूप में की जाए तो केवल हंसी के लिए होती है, तो कुछ फूहड़पन उसमें आ जाता है। तो मुनि, जिन हिमालय के मुनियों का चरित्र उन्होंने इस प्रकार से प्रस्तुत किया था, हंसी उड़ाते हुए, जिसको पेरोडी कहते हैं, कैरिकेचर कहते हैं, ये नाट्यशास्त्र के अंतिम अध्यायों में भरत मुनि ने बताया है कि उसके कारण नटों को, भरत मुनि के जो 100 पुत्र नाट्य करते थे, उनको शाप मिला कि तुम लोग यहाँ से बहिष्कृत किए जाते हो। तुम लोग वेदांगों का स्वाध्याय करने वाले विप्र थे,
और नाट्य वेद का तुम अभ्यास कर रहे थे, तो जब तक तुम उदात्त और भव्य रूप में उसको प्रस्तुत कर रहे थे तब तक ठीक था। तुम लोगों ने तो इसमें इस प्रकार के ग्राम्य तत्व को ला दिया है, तो तुम लोगों को यहाँ से निकाला जाता है। तो भरत मुनि के 100 पुत्र बड़े दुखी होते हैं। वो भरत मुनि के पास जाते हैं कि नाट्य करते हुए तो हमारी बड़ी दुर्दशा हो गई, हमको यहाँ से निकाला जा रहा है। तो भरत मुनि यह नहीं कहते हैं कि तुमने इस प्रकार के ग्राम्य धर्म मूलक विडंबन शैली के नाटक क्यों करने आरंभ कर दिए। मैंने तो नहीं कहा था कि तुम इस तरह के नाट्य करो। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, तुमको यदि बहिष्कृत कर दिया गया है तो चले जाओ, देश के दूसरे भागों में जाकर के नाटक करो। और जब तुम इस तरह से नाटक करते रहोगे, इसका प्रसार करते रहोगे, तो शाप से अपने आप मुक्त हो जाओगे। यही नाटक के प्रसार की, भूलोक में अवतरण की, नटों के शाप से मुक्ति की कथा है। और इसमें बड़ा रहस्य पूरे हमारे भारतीय रंगमंच का भी भरत मुनि हमको बताते हैं कि मार्गी परंपरा, उदात्त और भव्य रंगमंच है, उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। वह बहुत सीमित होता चला जाता है, लोक से यदि नहीं जुड़ता है। और लोक से जैसे ही जुड़ता है नाट्य, तो कहीं न कहीं से उसमें ग्राम्य धर्म आ जाता है। कितना ग्राम्य धर्म आ जाएगा कि वह समाज को आहत न करे, कुपित न करे, और कुछ थोड़ी-सी सीमा के बाहर यदि जाकर के छूट लेता है और पूज्य जनों की हँसी उड़ाता है, उसमें थोड़ी-सी सीमाएँ कहीं तोड़ देता है, तो वे पूज्य जन फिर कुपित होकर के वज्रपात करते हैं। लेकिन वो लोकनाट्य परंपरा है। भरत मुनि ये नहीं कहते हैं कि तुम लोगों ने गलत किया, ऐसा तुम लोगों ने क्यों किया? ठीक है, कोपभाजन तुम लोग हुए, कोप को झेलो, नाट्य खत्म नहीं होगा, उससे दूसरी जगह आके कर लो। मैं इसको इस पूरे प्रसंग की व्याख्या मैं इसी रूप में करता हूँ कि यदि ये जो लोकनाट्य में फूहड़पन जैसा भी कहीं आया है, तो उसको भरत मुनि इतने बड़े आचार्य हैं कि वो उसकी भर्त्सना नहीं करते जैसे कि अन्य मुनियों ने की। क्योंकि जो नाट्यशास्त्र के आचार्य हैं वो तो कहते हैं कि ये करते करते आ सकता है, उसकी वजह से नाट्य तो बंद नहीं होगा, हम दूसरी जगह जा कर के कर लेंगे। ये जो रंगकर्मी की आज़ादी है, नट के स्वातंत्र्य का प्रश्न है, ये दर्शन में भी, शैव दर्शन में स्वातंत्र्य की अवधारणा के रूप में आता है। और शिव जो है अपने स्वातंत्र्य से आनंदोच्छलिता शक्ति सृजत्यात्मानमात्मना, ये जो रचयिता की, सर्जक की स्वतंत्रता है, उसकी रक्षा भरत मुनि नाट्यशास्त्र में इस पूरे प्रसंग के द्वारा करते हैं। और इसमें अभिशाप भी यदि मिलता है तो नट उसको झेलेगा, लेकिन स्वातंत्र्य खंडित नहीं होने देगा। तो लोकनाट्य में भी, सारे लोकनाट्यों में हमारी परंपरा इस स्वातंत्र्य की रक्षा करती आई है। और कुडियाट्टम के नाटक जो मंदिरों में 1000 वर्ष से खेले जाते हैं, उनमें सामने बैठे हुए किसी जमींदार की, सामंत की हंसी उड़ाई जा रही है उसके मुंह पर, तो उसको वहां बोलने का कोई अधिकार नहीं होता। ये भरत मुनि की जो परंपरा है वह बनी हुई है, उसके कारण ऐसा होता है। और ये परंपराएं अब टूट रही हैं कि किसी नेता की, किसी बड़े आदमी की हंसी उड़ाते हुए कोई कॉमेडियन कुछ कर देता है, कोई उसका कैरिकेचर बना देता है, तो उस पर वज्रपात हो जाता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये भरत मुनि की परंपरा नहीं है। तो ये जो मार्गी और देशी का समागम होता है, ये जो लोकनाट्य की धाराएं मिलती हैं, उसमें भरत मुनि क्या कह रहे हैं, शैव दर्शन के आचार्य क्या कह रहे हैं स्वातंत्र्य की अवधारणा के द्वारा। और वे कहते हैं कि यह प्रजापति है, नट प्रजापति है, कलाकार एक प्रजापति है, कवि एक प्रजापति है, वो अपने स्वातंत्र्य से सृष्टि करता है। और चाहे वह मार्गी परंपरा हो, चाहे देशी परंपरा हो, दोनों में अंतर टूट जाते हैं। सर्जक अपनी स्वतंत्रता में, स्वातंत्र्य में आविष्ट होकर के जब रचना करता है, तो यह जो मार्गी और देशी परंपराओं का संगम होता है, यह जो शास्त्र में उपरूपक बताए जाते हैं, रूपक तो बताए ही जाते हैं, इन सब का स्वारस्य ही यह है कि कितनी विविध हमारी परंपराएं रही है और कितनी रक्षा उसमें कला के स्वातंत्र्य की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि यह चैनल जारी रहे और
भारतीय ज्ञान मीमांसा, साहित्य, कला और संस्कृति पर अच्छी सामग्री इसके द्वारा और भी अधिक आकर्षक रूप में सामने आती रहे, तो इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए कोई शुल्क देय नहीं है। मेरे चैनल को खोलकर उस पर सब्सक्राइब दाहिनी ओर जहाँ लिखा है उस पर उंगली या अंगूठा रखें। आप इस चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। इस चैनल में आपका स्वागत है।